सीजन की शुरुआत हाइन और होंग नामी कपल की शादी से होती है। इस शादी को सब वेडिंग ऑफ द सेंचुरी कह रहे थे क्योंकि सबसे अमीर परिवार के वारिस ने अपनी कंपनी के गरीब एम्प्लॉय से शादी की है और ऐसी शादी तो हमेशा ही सबकी नजर में होती है। हाइन एक इंटरव्यू में बताता है कि हम दोनों अपनी शादी से बहुत खुश हैं। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे और हाइन क्वीन का पति बन के खुद को बहुत लकी फील करता था। दूसरी तरफ होंग का भी इंटरव्यू लिया जा रहा था जिसमें वो कहते कि मैं जानती हूँ लोग अब भी हमारे बारे में बातें करते हैं कि हाइन ने मेरे पैसों के लिए शादी की, लेकिन ये सब रूमर्स इसलिए थी क्योंकि मैंने दुनिया के सामने अपना फेस रिवील नहीं किया था। लेकिन आज से ये सब रूमर्स खत्म हो जाएंगी क्योंकि आज मैं अपना फेस रिवील कर रही हूँ। इधर हाइन से उसकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि हम नॉर्मल कपल्स की तरह एक साथ सोते हैं, साथ में काम करने जाते हैं और दिन रात हम साथ ही रहते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। वो दोनों घर में अलग अलग रूम्स में रहते थे। डाइनिंग टेबल पर दोनों एक दूसरे से दूर दूर बैठते थे और घर में बात तक नहीं करते थे। दोनों एक ही ऑफिस में जाते थे लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते थे। होंग क्वींस ग्रुप की सीईओ है और हाइन लीगल डिपार्टमेंट का हेड लॉयर। हाइन अपने चेहरे पर फेक स्माइल आते हुए कहता है कि हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। होंग से उन दोनों की पहली मुलाकात के बारे में पूछा जाता है तो वो बताती है कि 5 साल पहले जब मैं विदेश से वापस आई थी तब मैंने एक इंटर्न के तौर पर क्वींस ग्रुप ज्वाइन किया और कोई मुझे नहीं जानता था। मुझसे फोटोकॉपी वाली मशीन नहीं चल रही थी तो हाइन ने मेरी मदद की थी और फिर वो छोटे छोटे कामों में मेरी मदद करने के बहाने मुझसे फ्लर्ट करता था, जिससे मैं समझ गई कि हाइन मुझे लाइक करता है। हाइन से उसकी पहली मुलाकात के बारे में पूछा जाता है तो वो भी उस इंसिडेंट से बात शुरू करता है और कहता है कि जब होंग ने उसे पसंद की वजह पूछी तो हाइन उसे कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। हाइन उसे कहता है कि मैं सियोल यूनिवर्सिटी का लॉ ग्रेजुएट हूँ और जिस टाउन में मेरी फैमिली रहती है वहाँ उनकी बहुत इज्जत है। मेरे पास अच्छी सेविंग्स है। उसकी बातें सुनकर होंग हैरान होकर पूछते है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तो हाइन कहता है कि अगर तुम्हें इस जॉब से निकाल दिया गया तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। ये कह के वो उसे इम्प्रेस करता वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में होंग बताती है कि हमारी लव स्टोरी ऐसे शुरू हुई और फिर हमने कुछ टाइम एक दूसरे को डेट किया, लेकिन जब उसे मेरी आइडेंटिटी पता चली तो फिर रिजाइन करके अपने होम टाउन चला गया और मेरी कॉल्स भी नहीं सुनता था। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हाइन अपने घर लेटा होंग को ही याद कर रहा था। तभी हाइन को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर जाकर देखती है जहाँ उनके खेत में एक हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था। हेलीकॉप्टर में से होंग बाहर निकलती है जिसे देखकर हाइन उसे भागकर हक कर लेता है। प्रेजेंट में हाइन इंटरव्यू को बताता है कि हम अब भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना 3 साल पहले करते थे, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। उधर हाइन के डिपार्टमेंट में से एक आदमी अपने बाकी कोलीग्स को बताता है कि हाइन होंग को डिवोर्स देने वाला है। इससे वो चाहता है कि हम में से कोई उसका अटर्नी बनकर डिवोर्स का प्रोसेस को पूरा करे। कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो जानते थे कि क्वींस ग्रुप से पंगा लेना अपनी मौत को आवाज देने के बराबर है। होंग एक मीटिंग बुलाती है जिसमें वो अपनी कंपनी के साथ जुड़े उन सब ब्रांड्स को बंद करने का कहती है जिन पर सेल कम थी। हाइन उसे बताता है कि हम इन ब्रांड्स को बंद करेंगे तो वो हमारे खिलाफ केस कर देंगे, इसलिए हमें इन ब्रांड्स को बंद करने के बजाय प्रमोट करना चाहिए। होंग उसे कहती कि मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं, मैं उन ब्रांड्स को बंद करने का ऑर्डर देती हूँ और अगर वो ब्रांड्स हमारी बात नहीं मानते तो उन पर केस करना आपकी जिम्मेदारी है। हाइन को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है लेकिन ना चाहते हुए भी उसे होंग की बात मानना पड़ती है। लिफ्ट में इन दोनों की वापस मुलाकात होती है जहाँ होंग हाइन से दूसरों की उसके खिलाफ जाके मदद करने पर नाराज थी और उसे दूसरों की बजाय अपने रिश्ते पे फोकस करने का कहती है। पर हाइन उल्टा उससे ही सवाल करता है कि क्या उनके बीच कोई रिश्ता बाकी है। होंग के पास हाइन की इस बात का कोई जवाब नहीं था। हाइन उसे 1 घंटे में लाउंज जाने का कहता है और वहाँ जाकर होंग का इंतजार करने लगता है। उसे इंतजार करते रात हो जाती है लेकिन होंग नहीं आती तो वो अपने ऑफिस में जाकर डिवोर्स पेपर तैयार करता है। तभी होंग उसे मैसेज करके फैमिली रूम में आने का कहता है। हाइन घर आता है तो हमें पता चलता है कि हाइन घर दामाद बनकर होंग के घर में रहता था। होंग की मॉम उसे लेट आने पर बातें सुनाती है। वो हाइन और होंग से कहती है कि तुम दोनों बेबी प्लानिंग शुरू करो ताकि लोग तुम्हारे बारे में बातें करना बंद कर दें और फिर हाइन को बिजनेस की डिग्री पूरी करने का ऑर्डर देती हैं। जब वो मना करता है तो होंग की मॉम कहती है कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। इस सब में होंग एक बार भी हाइन की फेवर में नहीं बोलती जिस पर हाइन काफी दुखी हो जाता है। हाइन अपने दोस्त यांग से मिलने जाता है जहाँ ड्रिंक करते हुए उसने 3 सालों में जो कुछ बर्दाश्त किया था वो सब यांग को बताता है। यांग उसे घर छोड़ने का मशवरा देता है पर यहाँ रिवील होता है कि उन लोगों ने हाइन के पीछे गार्ड्स भी छोड़े हुए हैं जो उसके हर एक्शन पे नजर रखते हैं। हाइन घर आकर होंग के रूम के बाहर खड़ा होता है पर दरवाजा नॉक करने की हिम्मत नहीं कर पाता। अंदर होंग भी उसका वेट कर रही थी पर उसे वापस जाता देख के वो भी मायूस हो जाती है। अगले सीन में एक औरत ग्रेस को दिखाया जाता है जो अमीर लोगों के बच्चों की मैच मेकिंग करवाती थी। वो हाइन से मिलने आती है और उसे बताती है कि होंग ने शादी से पहले अपनी विल में लिखा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स उसकी फैमिली को मिलेंगे। वो कहती है कि होंग को प्यार करने वाला शौहर नहीं बल्कि उसके इशारों पर नाचने वाला नौकर चाहिए था। ये सुनकर हाइन उसे अपने ऑफिस से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हाइन अपने घर जाके उन्हें बता देता है कि वो होंग को डिवोर्स देने
देने लगा है। उसकी फैमिली उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी की नहीं सुनता क्योंकि उसने होंग को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था। घर आकर वो डिवोर्स पेपर उठाकर होंग के रूम में जाता है जहाँ होंग उसे बताती है कि मैं मरने वाली हूँ और मेरे पास सिर्फ 3 मंथ्स है। उसकी बात सुनकर हाइन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अभी वो होंग को हक कर लेता है। होंग उसकी बात सुनकर पूछते कि अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो क्या तुम मेरे साथ मरना चाहोगे। पुराने जमाने में अगर किसी कपल में से एक मर जाता था तो दूसरे को भी उसके साथ जला दिया जाता था। हाइन उसकी बात सुनकर डर जाता है लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है कि तुम इतनी सीरियस सिचुएशन में भी मजाक कर रही हो। होंग कहती है कि तुम भी मेरे साथ ही ड्रामा करने बंद करो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। हाइन उसकी बात इग्नोर करते हुए उससे बीमारी पूछता है तो एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ऑफिस के बाद होंग जब हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ जाते उसे ऐसा महसूस हो जाता है जैसे वो किसी बर्फीली जगह पर खड़ी है और अगले ही पल वो डॉक्टर के सामने थी। वो डॉक्टर से पूछती है कि अभी तो मैं हॉस्पिटल की लॉबी में थी तो यहाँ कैसे पहुँच गई। डॉक्टर से पूछता है क्या तुम्हारे साथ पहले भी ऐसा हुआ। तो होंग को याद आता है कि 2-3 बार उसके साथ ऐसा हो चुका है। वो डॉक्टर को बताती है कि मुझे बातें भूल जाती हैं। यही हमें पता चलता है कि हाइन ने जब उसे मिलने के लिए बुलाया था तो होंग भूलने की वजह से वहाँ नहीं आई थी। डॉक्टर से बताता है कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है और तुम्हारी कंडीशन इतनी सीरियस है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मंथ्स है। अगले दिन हाइन उठता है तो वो बहुत खुश था क्योंकि अब उसे होंग को डिवोर्स देने की जरूरत नहीं थी। 3 मंथ्स के बाद उसकी होंग और उसकी फैमिली से जान छूटने वाली थी। फिर वो अपने चेहरे पर जबरदस्ती की उदासी लाकर होंग के रूम में जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो मुर्दों की तरह लेटी रहती है। हाइन उसे देख कर डर जाता है। उसका सांस चेक करने के लिए उसके करीब आता है तभी होंग की आंख खुल जाती है जिस पर हाइन को कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे किस कर लेता है। वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो रास्ते में होंग उसे कहती है कि मेरी कंडीशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो दोबारा होंग के टेस्ट करवाते हैं लेकिन रिपोर्ट्स अब भी सेम थी। हाइन होंग के जाने के बाद वो डॉक्टर से पूछता है क्या वाकई होंग के पास सिर्फ 3 मंथ्स है। तो डॉक्टर बेहरान होकर उसे देखने लगता है कि ये अपनी पत्नी का ट्रीटमेंट करवाना चाहता है या उसे मारना चाहता है। हाइन यांग से मिलकर उसे बताता है कि अब डिवोर्स की जरूरत नहीं क्योंकि 3 मंथ्स बाद मेरी होंग से जान छूट जाएगी। यांग कहता है कि पहले तुम्हें होंग के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो हाइन उसे बताता है होंग ने शादी से पहले अपना सब कुछ अपनी फैमिली के नाम कर दिया था। यांग उससे कहता है कि तुम्हारे पास 3 मंथ्स हैं, तुम इन 3 मंथ्स में उसका दिल जीत कर उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकते हो। अगले सीन में हाइन फ्लावर्स लेकर होंग के पास आता है और उसे अच्छे से मक्खन लगाता अपना पहला बार करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह नाश्ता करने के लिए हाइन होंग से दूर बैठने के बजाय उसके पास पड़ी चेयर पर आकर बैठ जाता है जिस पर होंग अब कंफ्यूज हो जाती है। घर की मेड्स भी उन्हें करीब बैठा देखकर शॉक थी। ऑफिस में मीटिंग के दौरान होंग को सिर्फ खांसी आने पर हाइन डॉक्टर ही बुलवा लेता है, यानी वो कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। रात को होंग कार का इंतजार कर रही थी जब हाइन आकर उसे अपना कोट देता है क्योंकि हवा चल रही थी। होंग से हाइन का एकदम से बदल जाना हजम नहीं हो रहा था तो वो उसे कहती है कि दिखावा बंद करो क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। होंग की मॉम उस पर केस करने की बात कहती है क्योंकि होंग ने उनकी जमीन पर डिपार्टमेंटल स्टोर बना लिया था। मॉम की बात सुनकर होंग को गुस्सा आता है जिस कारण उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये देखकर हाइन उसके हाथ पकड़ लेता है। उसकी मॉम से कहता है कि मैं आपके लॉयर के साथ बात कर लूंगा। वो होंग को वहाँ से ले जाके अपने ऊपर कंट्रोल करने का कहता है वरना सबको उसकी बीमारी का पता चल जाएगा। हाइन अपने रूम में बैठा होंग की बीमारी के बारे में सोच रहा था। उसे याद आता है कि डॉक्टर ने बताया था कि कभी कभी सीरियस पेशेंट्स भी बच जाते हैं। हाइन होंग की बीमारी के बारे में सर्च करता है और सीरियस केसेस वाले लोगों को भी जिंदा देख के परेशान हो जाता है क्योंकि अगर वो ना मरी तो हाइन की जान नहीं छूटेगी। दूसरी तरफ होंग हाइन के रूम में आके लैपटॉप पे ट्यूमर की रिसर्च देख के खुश हो जाती है कि हाइन को उसकी फिक्र है। उसी वक्त हाइन की आंख खुलती है तो होंग उसे कहती है कि मैंने तुम पर शक किया कि तुम मेरी बीमारी की वजह से खुश थे लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम वाकई मेरी चिंता करते हो। हाइन उसकी बात सुनकर सोचने लगता है कि मैं तो तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा हूँ। खैर होंग उसे कहता है कि वो उसकी खातिर खुद को सही करने की कोशिश करेगी और इस बेचारे को परेशान करती वहाँ से चली जाती है। अगले दिन होंग एक पार्टी में जाती है जहाँ वो हाइन को एक कंपनी के सीईओ यून से इंट्रोड्यूस करवाती है। यून हाइन से कहता है कि मुझे लगता था कि होंग कभी भी शादी नहीं करेगी, जिस पर हाइन कहता है कि मैं आपको पहचाना नहीं। यून उसे बताता है कि मैं होंग के साथ कॉलेज में था और मैंने होंग को प्रपोज भी किया था, जिस पर हाइन उससे कोई खास रिएक्शन नहीं देता। तो यून इरिटेट हुए वहाँ से चला जाता है लेकिन फिर वो यून और होंग को एक दूसरे के करीब देखता है तो उसे यून से जेलसी होने लगती है। हाइन होंग की फैमिली के साथ शिकार के लिए जाता है। शिकार करते हुए हाइन और होंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। होंग को एक आवाज सुनाई देती है तो वो अपनी गन से उसका निशाना लेती है लेकिन तभी उसे फिर से अपने चारों तरफ बर्फ नजर आने लगती है और फिर उसे महसूस होता है कि वो पानी में डूब रही है। किसी का हाथ उसे पकड़कर बचाने की कोशिश करता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है तो उसे एक जंगली सूअर अपनी ओर आता दिखाई देता है लेकिन अपनी तबीयत की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसी वक्त हाइन उसके आगे आकर जंगली सूअर पर गोली चलाता होंग को बचा लेता है। उसी वक्त वहाँ यून भी आ जाता है। हाइन उसे कहता है कि होंग को अभी रेस्ट की जरूरत है और फिर वो होंग को लेकर चला जाता है। होंग के पाँव में मोच आ गई थी जिस कारण वो चल नहीं पा रही थी। ये देखकर हाइन उसे उठा लेता है। जब वो वापस रिजॉर्ट तक आते हैं तो सब उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने शादी के बाद हाइन और होंग को कभी रोमांस करते नहीं देखा था। रात को हाइन उसी जगह जाता है तो किसी ने वहाँ जला तोड़ के जानवरों के लिए चारा डाला हुआ था, यानी कोई होंग या उसके ग्रैंडपा को मारने की कोशिश कर रहा था। जब सुबह हाइन इस बारे में बताते हैं तो ग्रैंडपा सीसीटीवी फुटेज देखने की बात करते हैं। हाइन को रात होंग के साथ एक रूम में रहने से डर लग रहा था, इससे वो लेट आके होंग के भाई के साथ होने का बहाना कर देता है। होंग को लगता है कि उसका भाई हाइन को
बुली कर रहा है तो वो उसे लड़ने जाने लगती है, जिसे हाइन रोक तो लेता है, पर वो भी अब हॉन्ग के बदलते रंग देख के हैरान था। अगले दिन वापस जाने के बाद यून हॉन्ग को कॉल करके बताता है कि मैंने हर्मन कंपनी के साथ हमारी मीटिंग बुक कर दी है, जिससे को हॉन्ग बहुत खुश होती है क्योंकि अगर हर्मन के साथ उसकी डील हो गई तो वो 1 ट्रिलियन क्लब ज्वाइन कर सकती है। उसी वक्त हॉन्ग अपने मोबाइल में कुछ ईमेल्स देखते हैं जो मेडिकल रिसर्च सेंटर्स की तरफ से थी, जिन्हें हॉन्ग ने अपने इलाज के लिए कॉन्टेक्ट किया था। सबने यही जवाब दिया था कि वो हॉन्ग का इलाज नहीं कर सकते, जो देखकर हॉन्ग दुखी हो जाती है। हॉन्ग ऑफिस आती है जहाँ हाइन को देखकर वो स्माइल करने लगती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। हॉन्ग हाइन से प्यार तो करती थी लेकिन अपनी काम की वजह से उसे टेंशन ही नहीं दे पाती थी। दूसरी तरफ हॉन्ग की मॉम मैच मेकर ग्रेस को यून के बारे में इन्फॉर्मेशन लाने का कहती है। यून उसे देख के क्वींस फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन लेता है, जिस पर ग्रेस उसे पूछती है क्या हॉन्ग तुम्हारे बीच कुछ हो सकता है, जिस पर यून हैरान होकर उसे देखता है। ग्रेस उसे बताती है कि मैं हाइन और हॉन्ग की शादी खत्म करवाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने देश के बड़े घरों की शादियाँ करवाई हैं, लेकिन क्वींस फैमिली में से किसी की नहीं करवा सकी। ऐसे मैं दोनों की शादी खत्म करवा कर फिर से हॉन्ग की शादी करवाना चाहती हूँ। साथ ही ग्रेस बताती है कि मुझे किसी ने वो बार तोड़ने के लिए कहा था, जिस पर यून शॉक्ड हो जाता है। हाइन यांग से मिलकर उसे बताता है कि कैसे हॉन्ग की जान बचाने के बाद से उसके परिवार का रवैया उसकी तरफ बदल गया है। वो कहता है कि उसे हॉन्ग की प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं, पर यांग उसे समझाता है कैसे वो हॉन्ग के मरने के बाद सब खो देगा, जो सुन के हाइन सोचने पर मजबूर हो जाता है। हाइन के बहन भाई हॉन्ग से मिलने आते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हाइन का डिवोर्स हो। ऐसे हॉन्ग ने उनके होम टाउन में जो 2 बिल्डिंग्स खरीदी थी वो भी उनके हाथ से निकल जाएंगी। उनसे मिलने से पहले ही होने हरमन के साथ मीटिंग के लिए चली जाती है, जहाँ से हरमन की जगह यून मिलता है, जो उसे बताता है कि हरमन एक इमरजेंसी होने की वजह से नहीं आया। इधर हाइन को उसके सेक्रेटरी से पता चलता है कि उसके बहन भाई हॉन्ग से मिलने आए थे, पर इससे पहले वो उन्हें रोक पाता, वो दोनों हॉन्ग को मैसेज करके डिवोर्स के बारे में सोचने का बोल देते हैं। हाइन हॉन्ग को कॉल करता है जो वॉशरूम में थी। उसके मोबाइल पर हाइन की कॉल देकर यून कॉल कट करके उसका मोबाइल पावर ऑफ कर देता है। हॉन्ग वॉशरूम से वापस आती है तो यून हाइन के खिलाफ उसके कान भरने लगता है। यून अपना वार कामयाब ना होते देखकर उसे पूछता है क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है, जिस पे हॉन्ग हाँ कहती है। यून कहता है कि हमें देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम्हें हाइन के प्यार का विश्वास है, तो हॉन्ग खुद सोचने लगती है। हाइन घर आकर बेसब्री से हॉन्ग का इंतजार करने लगता है क्योंकि उसका मोबाइल भी पावर ऑफ था, इससे उसे उसकी चिंता होने लगी थी। कुछ देर बाद यून हॉन्ग को घर छोड़ने आता, जिसे देखकर हाइन को बुरा लगता है। हॉन्ग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, इसलिए उसे अपना भी होश नहीं था। हाइन उसे कहता है कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ था, मैं कब से कॉल्स कर रहा था। हॉन्ग अपना मोबाइल देखती है जो पावर ऑफ था। हॉन्ग अपना मोबाइल ऑन करके उस पर मैसेज देखने लगती है, लेकिन तभी हाइन भागकर उसका मोबाइल पकड़ने लगता है, जो हॉन्ग के हाथ से छूट कर गिर जाता है, जिस कारण दोनों क्लोज हो जाते हैं। हॉन्ग उसे पूछती है तुम क्या कर रहे हो, तो हाइन भी कंफ्यूज होकर पीछे होने लगता है, लेकिन हॉन्ग उसका हाथ नहीं छोड़ती। हाइन से कहती है कि अब से मैं नई चीजें ट्राई करूंगी, और ये कहकर वो हाइन को किस कर लेती है। हॉन्ग अपने रूम में चली जाती है, लेकिन हाइन अभी तक उसके मोबाइल के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद हाइन हॉन्ग के रूम में आता है, लेकिन उसे वहाँ हॉन्ग नजर नहीं आती, तो वो मौका पाकर हॉन्ग का मोबाइल देखता है जो चार्ज हो रहा था। हाइन उसके मोबाइल को लॉक खोलने के लिए पहले अपना बर्थडे लगाता है, फिर हॉन्ग का बर्थडे लगाता है, लेकिन मोबाइल को लॉक नहीं खुलता। 2-3 बार गलत पासवर्ड लगाने के बाद उसे एक नंबर 1031 याद आता है, जो लगाते वो लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है। लॉक खोल के वो मी का भेजा हुआ मैसेज डिलीट कर देता है, फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त हॉन्ग वॉशरूम से बाहर आती है। उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाइन कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो हॉन्ग पूछती है क्या तुम मुझसे कोई बात करना चाहते हो, जिस पर हाइन कहते हैं कि अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, इससे हम कल बात करेंगे। अपने रूम में आकर हाइन को पास का एक सीन याद आता है, जिसमें हाइन और हॉन्ग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हॉन्ग 4 वीक्स की प्रेग्नेंट है। हॉन्ग डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरा बेबी कब होगा, तो डॉक्टर बताती है कि 10 अक्टूबर को। प्रेजेंट में हाइन सोचता है कि हॉन्ग ने हमारे उस बेबी की बर्थडे अपने मोबाइल लॉक पर लगाई है, जो इस दुनिया में है ही नहीं और ना कभी होगा। अगली सुबह हाइन हॉन्ग के पास आता है, जो हाइन को देखकर उसके करीब आती है, तो हाइन को लगता है कि वो उसे किस करने वाली है। इससे हाइन अपनी आंखें बंद कर लेता है। हॉन्ग उसके शोल्डर से बाल उतार कर कहती है कि मैं ये उतार रही थी, जो सुनकर हाइन शर्मिंदा जाता है। अगले दिन हाइन और हॉन्ग ऑफिस जाने लगते हैं, तो हॉन्ग हाइन के सूट की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम पर ये बहुत अच्छा लग रहा है। हॉन्ग के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर हाइन 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। ऑफिस में उसका दोस्त उसे इतना खुश होने का कारण पूछता है, तो वो उसे टाल देता है। बाद में हाइन खुद को डांटता है कि मैं हॉन्ग की तारीफ पर इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। हाइन एक मॉल में हॉन्ग का इंतजार कर रहा था, जब उसे लिफ्ट पे हॉन्ग नजर आती है, जो तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, और इसी दौरान वो गिर जाती है। उसे गिरता देखकर हाइन ऊंची आवाज में चिल्लाता है, लेकिन फिर वो एक शूज शॉप में छुप जाता है। शॉप में एक एम्प्लॉय हाइन को मशकूक नजरों से देखने लगता है, तो हाइन को मजबूरन हॉन्ग के लिए शूज खरीदने पड़ते हैं, और फिर वो ये शूज हॉन्ग को देखकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। तो हॉन्ग कहते हैं कि मेरे पास इससे महंगे शूज हैं। हाइन कहते हैं कि वो महंगे तो हैं, लेकिन कंफर्टेबल नहीं, इससे तुम्हें ये शूज पहनने चाहिए। हॉन्ग उससे शूज ले लेती है, लेकिन हाइन को विश्वास था कि वो ये शूज नहीं पहनेगी। लेकिन कुछ देर हॉन्ग यून के साथ बाहर आती है, तो उसने हाइन के दिए हुए शूज पहने हुए थे। यून बातें करते हुए हॉन्ग के बालों को टच करता है, तो हाइन अपने सेक्रेटरी को बताता है कि कोई हॉन्ग के बालों को टच करे तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन जब वो दोबारा हॉन्ग की तरफ देखता है तो वो स्माइल कर रही थी। ये देखकर वो यून से जेलस हो जाता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है कि हॉन्ग और यून दोस्त हैं, इसलिए हॉन्ग को उसके बाद टच करने पर गुस्सा नहीं आया। रात को हॉन्ग यून के साथ हरमन से मिलने जाती है। जाने से पहले यून हॉन्ग हरमन के एक सीक्रेट बताते हुए कहते हैं कि सारा हरमन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसकी पत्नी इस बारे में नहीं जानती। वो हॉन्ग को बताता है कि अगर हरमन की पत्नी को इस बारे में
पता चला तो अपने बच्चे को हरमन से नहीं मिलने देगी क्योंकि वो एक लॉयर है। हरमन के पास जाकर होंग उससे सारा के बारे में बात करती है, जिस पर हरमन शॉक्ड होकर यून की तरफ देखने लगता है। वापसी पर होंग यून से पूछती है कि हरमन तुम्हें क्यों घूर रहा था, तो यून कहता है कि सारा के हरमन के साथ रिलेशन के बारे में सिर्फ मैं ही जानता था। उसकी बात सुनकर होंग उसे कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो सकती है, तो यून कहता है कि मेरे पास हरमन के और भी सीक्रेट्स हैं जिन्हें मैं उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। होंग उसे कहती है कि तुम वाकई बहुत बदल गए हो, तो यून कहता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ मेहनत की है। होंग उससे कहती है कि मुझ पे तुम्हारा कर्ज है जो मैं जल्दी चुका दूंगी। होंग हाइन को मैसेज करके जल्दी घर आने का कहती है। वो घर आता है तो उसे होंग के पास एक लिफाफा पड़ा नजर आता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि शायद ये विल है जो होंग ने मेरा बिहेवियर देखकर चेंज कर दी है। होंग उसे लिफाफा देती है जिसे खोलकर हाइन उसमें से वो डॉक्यूमेंट्स निकाल कर पढ़ने लगता है। इसी तरह होंग उसे बताती है कि ये यूरोप के बेस्ट कैंसर सेंटर की रिपोर्ट है। वो बताती है कि मैं मरने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरा इलाज हो सकता है। वो खुश होते हुए उसे कहती है कि मेरे साथ भगवान और तुम्हारे होते हुए कुछ बुरा कैसे हो सकता है, लेकिन उसकी बात सुनकर हाइन की हालत बदली होने लगती है। वो सोचने लगता है कि अगर होंग का इलाज हो जाता है तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। वो खुद को होंग की फैमिली में बैठा इमेजिन करता है जहाँ सब उसे डांट रहे थे और उसे घर के काम भी करना पड़ रहे थे। फिर वो खुद को होंग के सामने इमेजिन करता है जहाँ वो उससे डिवोर्स के बारे में बात करता है, तो होंग पिस्टल निकाल कर उस पर गोली चला देती है। ये सब सोच कर हाइन की बुरी हालत हो जाती है। अगली सुबह यून होंग से मिलने आया हुआ था। हाइन भी उनके पास आकर बैठ जाता है। होंग कॉफी बनाने लगती है तो हाइन से भी पूछती है, जिस पर हाइन हाँ कहता है। होंग उसे कहती है कि तुम तो इस टाइम कॉफी नहीं पीते, तो हाइन कहता है कि तुम मेरे लिए भी बना दो। होंग के जाने के बाद हाइन अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए यून से कहता है कि होंग मेरी बहुत परवाह करती है, इससे मुझे खाली पेट कॉफी नहीं पीने देती। उसकी बात सुनकर यून कहता है कि मुझे तुमसे जेलसी हो रही है। फिर हाइन किचन में आकर होंग से कहता है कि एक बार मैंने तुम्हारे बालों को छुआ था तो तुम मुझ पर चिल्लाई थी, लेकिन जब यून ने तुम्हारे बालों को छुआ तो तुमने उसे कुछ नहीं कहा। होंग समझ आती है कि वो जेलस हो रहा है, इसलिए वो स्माइल करने लगती है। होंग हाइन के होम टाउन आती है जहाँ उसके मॉम डैड से मिलकर वो बाहर जाती है, तो हाइन की मॉम हाइन को कॉल करके होंग के यहाँ आने के बारे में बताती है। हाइन तुरंत अपने होम टाउन आता है, होंग को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आती। हाइन साइकिल पर बैठ कर कहीं खेतों में उसे ढूंढने जाता है जहाँ उसे होंग नजर आती है, जिसे देख कर हाइन उसे डांटने लगता है। तो होंग उसे कहती है कि मुझे पेशेंट्स की तरह ट्रीट ना करो। हाइन कहता है कि मैं ही पागल था जो तुम्हारे पीछे आया, और वहाँ से जाने लगता है। तो होंग उसे रोक कर कहती है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँच गई, क्योंकि मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई थी क्योंकि होंग को शॉर्ट मेमोरी लॉस हो गया था। हाइन देखता है कि होंग के कपड़े भी गंदे हो गए थे और उसके हाथों और पैरों पर चोट भी लगी हुई थी। ये देखकर हाइन उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है और फिर उसे अपने साथ घर ले जाता है। घर आकर हाइन होंग से अपने घर आने का कारण पूछता है, तो होंग बताती है कि मुझे मी ने यहाँ बुलाया था क्योंकि तुम्हारे डैड इलेक्शन में अपने ओपोनेंट से हार रहे थे, इसलिए मैं उन्हें हारता नहीं देख सकती थी। ये सुनकर हाइन हैरान होता है क्योंकि होंग के पास दूसरों के लिए कभी वक्त नहीं होता था। हाइन के घर पर होने के कारण उन दोनों को हाइन की फैमिली को दिखाने के लिए एक ही रूम में रहना पड़ता है। रूम में आकर हाइन होंग के हाथ और पाँव पर लगी चोटों पर दवाई लगाता है। इसी बीच होंग उससे पूछती है, क्या तुम मेरे ट्रीटमेंट के लिए मेरे साथ चलोगे, जिस पर हाइन कुछ सोचने लगता है। होंग उससे कहते कि मैं अकेले जाने से डर नहीं रही, सिर्फ तुम ही मेरी बीमारी के बारे में जानते हो, इससे तुम्हें साथ ले जाना चाहती हूँ। ये सुनकर हाइन मान जाता है। फिर दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। हाइन होंग को किस करने लगता है, जो देखकर होंग भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन हाइन किस करने के बजाय बाहर चला जाता है। हाइन बाहर आकर सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा था, लेकिन फिर उसे होंग का ख्याल आता है कि उसे अकेला छोड़कर आना ठीक नहीं है। वो अंदर जाने लगता है, लेकिन फिर सोचता है कि मैं होंग को बाहर आने के बारे में क्या कहूँगा। ये सब सोचकर हाइन अंदर जाने के बजाय अपने भाई के पास आकर ड्रिंक करने लगता है। इधर होंग आंखें खोलती है तो उसके सामने हाइन नहीं था। वो हैरान होते कि इतनी जल्दी हाइन कहाँ चला गया। वो हाइन का इंतजार करने लगती है, लेकिन जब कुछ देर बाद हाइन वापस नहीं आता तो वो होंग हाइन को मैसेज करके पूछती है कि तुम कहाँ हो, जिस पर हाइन उसे जवाब देता है कि तुम सो जाओ। ये देखकर होंग को गुस्सा आता है। वो सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती, तो वो उठकर बाहर हाइन को देखने जाती है, जिससे उसका भाई कह रहा था कि होंग तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हाइन जवाब देता है कि मैं इसीलिए अंदर नहीं जा रहा, वो सोएगी तो मैं अंदर जाऊंगा। ये सुनकर होंग को गुस्सा आता है। वो वापस रूम में चली जाती है। होंग रूम में वापस आकर सोचती कि अगर तुम चाहते हो हम साथ ना सोए तो अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि वो दोनों पिछले 2 सालों से अलग ही सोते थे। यहाँ 2 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हाइन ऑफिस से घर वापस आता है तो देखता है जो रूम उन्होंने अपने बेबी के लिए तैयार करवाया था, उस रूम में से मुलाजिम सामान उठा रहे थे। हाइन को पूछने में पता चलता है कि होंग ने ये रूम खाली करने का कहा है, तो वो होंग के पास जाकर इसका कारण पूछता है। होंग उसे कहते हैं कि हमें अब इस रूम की जरूरत नहीं। हाइन होंग के बिहेवियर से दुखी होकर अपना सारा सामान उस रूम में शिफ्ट करवा लेता है। रात को हाइन उस रूम में आता है तो रोने लगता है, क्योंकि उसे अपना बेबी याद आ रहा था जो हुआ ही नहीं था। दूसरी तरफ होंग भी अपने रूम में बैठी बेबी को याद करके रोने लगती है। प्रेजेंट में हाइन और होंग हाइन के घर से सियोल वापस आ जाते हैं। वापस आते ही हाइन कार से उतरकर होंग के लिए दरवाजा खोलता है और साथ ही उसके लिए छाता खोलकर उसके साथ चलने लगता है, क्योंकि बारिश हो रही थी। होंग अचानक रुककर हाइन से कहती कि मैं कल रात तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, इसलिए तुम ये मत समझना मैं तुम्हारी वजह से नहीं सोई। हाइन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ, क्योंकि तुमने कभी मेरा
का इंतजार किया ही नहीं। होंग को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन वो देखते कि हाइन बारिश में खड़ा होकर छाता उसके ऊपर करके उसको भीगने से बचाने के लिए खुद भीग रहा था। ये देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं तो सामने से आता यॉन होंग को अपने छाते के नीचे करके अंदर ले जाता है और हाइन ये देखकर जेलस हो जाता है। कुछ देर बाद हाइन अंदर जाता है तो यॉन को अकेला देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि मुझे होंग की मॉम ने बुलाया है। वो कहता है कि शायद होंग की मॉम को मेरा होटल में रहना अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं गेस्ट हाउस में रहूं। यॉन हाइन को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि मेरा यहाँ रहना होंग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम दोनों के साथ में बहुत सारे काम भी करने हैं। हाइन को उसकी बात अच्छी नहीं लगती तो यॉन उससे खुद ही पूछ लेता है क्या तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। हाइन उससे कहता है कि अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम यहाँ से चले जाओगे, जिस पर यॉन बेशर्मी दिखाते हुए नहीं कहता है तो हाइन भी कहता है कि मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। होंग नीचे आती है और हाइन को वहाँ ना देखकर उसके बारे में यॉन से पूछते तो यॉन कहता है कि वो तुम्हारे पास रूम में ही रह गया था, क्या तुमने उसे रूम में नहीं देखा, जिस पर होंग मना करती है। मौका देखकर यॉन होंग से पूछता है क्या तुम दोनों अलग अलग रूम में रहते हो, तो होंग उससे कोई जवाब नहीं देती। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यॉन ने ग्रेस से हाइन और होंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी, जिससे उसे पता चल गया था कि हाइन और होंग के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। वो दोनों अलग अलग रूम्स में रहते हैं। ग्रेस ने यॉन को बताया था कि हाइन अपने ससुराल वालों से बहुत तंग है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ ही काम करता है और बिजनेस की सब डील्स में होंग की फैमिली हाइन की बात मानती है। ग्रेस यॉन से कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने रास्ते से हाइन को हटाना होगा। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ यॉन होंग से पूछता है क्या तुम दोनों के बीच सब ठीक है, तो होंग उससे पूछती है तुम क्या जानना चाहते हो। यॉन कहता है कि हाइन को अपनी वाइफ के दोस्त के उसके घर आकर रहने पर कोई एतराज नहीं, कोई भी हस्बैंड ये बात बर्दाश्त नहीं करता। होंग को उसकी बात बुरी लगती है लेकिन वो चुप ही रहती है। अगले दिन होंग अपना चेकअप करवाने जाती है तो उसका डॉक्टर उसे बताता है कि यूरोप के जिस सेंटर में तुमने अपनी रिपोर्ट्स भेजी थी उनकी तरफ से एक रिपोर्ट मिली है जिसके मुताबिक वो एक कैंसर ट्रीटमेंट तुम पर यूज करेंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम वाकई इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाओ। ये सुनकर होंग कहती है कि मुझे अपने ट्रीटमेंट के लिए दुनिया में कहीं भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। इधर हाइन को हंटिंग ग्राउंड के केयरटेकर की कॉल आती है जो उसे जंगली सुअर के हमला करने वाले दिन की फुटेज बारे में बताता है। वो हाइन को बताता है कि इस कार्ड में से फुटेज डिलीट कर दी गई है। हाइन उसे कार्ड मंगवाकर उसे किसी को रिकवर करने के लिए दे देता है। होंग को यॉन कॉल आती है जो उसे मीटिंग में जाने के लिए बुलाता है। होंग मीटिंग के लिए जाने लगती है लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। होंग खुद को संभालते हुए चलने की कोशिश करती है। इसी बीच कोई उसे पकड़ लेता जो कोई और नहीं बल्कि यॉन था। यॉन उसे कांधे पर हाथ रखकर चलने लगता है जब उन्हें सामने लिफ्ट में से हाइन बाहर आता दिखाई देता है। होंग को देखते हाइन समझ आता है कि वो ठीक नहीं है, इसलिए वो होंग से पूछता क्या तुम ठीक हो। होंग उसे जवाब में अपनी चिंता ना करने का कहकर यॉन के साथ लिफ्ट में चली जाती है। लिफ्ट में आते वो गुस्से से यॉन का हाथ खुद से हटाती है और उसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यॉन को शक हो गया था कि जरूर होंग के साथ कोई मसला है। मीटिंग के बाद यॉन ग्रेस से मिलता है और उससे पूछता है कि होंग को कोई बीमारी है, तो वो बताती है कि इतने सालों में मुझे ऐसा कुछ नहीं पता चला। यॉन ग्रेस से होंग की मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी लेने का कहता है और साथ ही ये पता करने का भी कहता है कि होंग अपना मेडिकल चेकअप कहाँ करवाती थी। होंग डॉक्टर के पास जाती है जिसके रिपोर्ट्स देखकर उसे जर्मनी जाने से मना करता है। डॉक्टर होंग को बताता है कि तुम अगर अभी जर्मनी जाओगी तो तुम्हारी रिपोर्ट्स देखकर वो तुम्हारा ट्रीटमेंट करने से मना कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि तुम ट्रीटमेंट शुरू करवा सको। होंग डॉक्टर की बात नहीं मानती तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कुछ देर इंतजार करना चाहिए, लेकिन होंग उसकी बात सुनने के बजाय वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। डॉक्टर उसके पीछे आता है तो होंग डॉक्टर से कहती है कि मुझे अगर ट्यूमर होता तो मुझे दर्द भी महसूस होता, लेकिन मुझे कभी दर्द नहीं महसूस हुआ। ये कहकर होंग जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी उसकी आंटी बियोम पर पड़ती है। बियोम होंग की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है तो होंग उन्हें सारी बात बता देती है। बियोम उसे हौसला देते हुए कहती है कि तुम परेशान मत हो, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। होंग कहती है कि मुझे ये परेशानी है कि आप इस बारे में किसी को ना बता दें, तो बियोम कहती है कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी। दूसरी तरफ चेयरमैन यॉन और ग्रेस को अपना कलेक्शन दिखाने लाए थे। यॉन चेयरमैन की तरफ देखता है तो उसे 23 इयर्स पहले का फ्लैशबैक याद आता है, जिससे हमें पता चलता है कि यॉन क्वींस ग्रुप के ही एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ था। प्रेजेंट में चेयरमैन यॉन को नेपोलियन की एक पेंटिंग दिखाते हुए, क्योंकि वो नेपोलियन के फैन थे। यॉन उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए उनसे कहते हैं कि मेरे पास नेपोलियन की एक पेंटिंग है जो मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, जिससे उनका चेयरमैन बहुत खुश होते हैं। चेयरमैन नहीं जानते थे कि यॉन ग्रेस के साथ मिलकर कोई साजिश कर रहा था। होंग अकेली ही जर्मनी जा रही थी, जिसे बियोम देखकर हाइन के साथ जाने के बारे में पूछती है तो होंग बताती है कि वो बिजी है, इसलिए मेरे साथ नहीं जा सकता। बियोम होंग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, तो होंग कहती है कि मेरा एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। होंग अकेली ही एयरपोर्ट चली जाती है। उसके जाने के बाद बियोम होंग के घर हाइन का इंतजार करने लगती है, क्योंकि उससे होंग की चिंता हो रही थी। हाइन आता है तो बियोम उसे डांटने लगती है कि तुम होंग के साथ जर्मनी क्यों नहीं गए। ये सुनकर हाइन हैरान हो जाता है, क्योंकि होंग ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। हाइन अपने रूम में आकर होंग को कॉल करता है, लेकिन होंग फ्लाइट में बैठ चुकी थी, जिस कारण उसका मोबाइल
भी ऑफ था। हाइन यांग से मिलने आता है, लेकिन उसके पास बैठ कर भी वो अपने मोबाइल में जर्मनी का मौसम चेक कर रहा था, क्योंकि उसे होंग की चिंता हो रही थी कि कहीं वहाँ के मौसम से होंग की तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। यांग उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हाइन उससे कोई जवाब नहीं देता, जिस पर यांग उसके हाथ से मोबाइल खींच लेता है। वो हाइन से कहता है क्या तुम्हें फिर से होंग से प्यार हो रहा है, लेकिन हाइन तो यहाँ था ही नहीं। उसे तो इस वक्त सिर्फ होंग की चिंता हो रही थी। हाइन को होंग की इतनी याद आती है कि वो उसके इंटरव्यूज निकाल कर सुनने लगता है। रिपोर्टर होंग से पूछता है कि तुम अपने सारे ख्वाब पूरा करने के बाद क्या करना चाहती हो, जिस पर होंग कहती है फिर मैं एक लंबा सा ब्रेक लेकर अपने हस्बैंड के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। ये सुनकर हाइन इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि होंग मुझसे बहुत प्यार करती है, बस अपने काम की वजह से वो मुझसे कह नहीं पाती। हाइन को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो अगले ही दिन होंग से मिलने के लिए जर्मनी चला जाता है। इधर होंग जर्मनी में डॉक्टर के पास आती है, तो ये डॉक्टर भी होंग से वही बात कहता है जो कोरिया वाले डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर होंग से कहता है कि हमें तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए कुछ देर इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। ये सुनकर होंग निराश हो जाती है, क्योंकि सब उसे बस इंतजार करने का कह रहे थे जो वो नहीं करना चाहती थी। होंग फिर एक जगह जाती है जहाँ वो हाइन के साथ हनीमून पर गई थी, लेकिन वहाँ जाकर भी वो सैड हो जाती है। होंग वहीं बैठ जाती है जब उसे हाइन की आवाज सुनाई देती है, तो वो सोचती है कि मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन तभी हाइन उसके सामने आ जाता है। हाइन उसे कहता है कि तुमने मुझे शादी के लिए जब प्रपोज किया था तब तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कभी भी रोने नहीं दोगी। होंग कहते कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए ऐसा कह दिया था। हाइन कहता है कि अब तो हमारी शादी हो गई, इससे अब हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। जिस पर होंग रोते हुए कहते कि मैं भी तो ऐसा ही चाहती हूँ। ये सुनकर हाइन उसे सॉरी कहता है, तो होंग अपना हाथ हाइन की तरफ बढ़ाकर उसे घर चलने का कहती है। हाइन होंग का हाथ पकड़ने के बजाय उसे हक कर लेता, फिर किस करने लगता है। हाइन ने हंटिंग ग्राउंड के फुटेज रिकवर करने के लिए जिस आदमी को दिए थे उसने फुटेज रिकवर कर ली थी। इससे हमें पता चलता है कि हंटिंग ग्राउंड की बार तोड़ने के पीछे जोल की वाइफ हाई का हाथ था। बार तोड़ने के बाद उसने वहाँ चारा फेंका था, जिसकी स्मेल से जंगली सुअर ने होंग पर हमला किया था। इधर हाई योन के साथ हाइन और होंग की रूम्स की तलाशी लेने तय खाने के जरिए उनके घर आते हैं, जहाँ तक हाई घर के कैमरास को बंद कर देती है। उन्हें होंग के जर्मनी जाने के बारे में सस्पेंस हो रहा था। योन को एक डायरी मिलती है जिसमें होंग और हाइन की फोटोज थी। हाई उसका हाथ में डायरी देखकर कहते कि इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के साथ कुछ नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। वो योन को बताती कि पिछले 2 सालों से इनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं, फिर भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। योन हाई को जवाब देने के बजाय हाइन के खिलाफ कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिसे वो हाइन के खिलाफ यूज करके उसे होंग से दूर कर सके। उसे हाइन के कैबिन में एक लॉकर मिलता है जो पासवर्ड से ही खोल सकता था। उधर होंग हाइन को बताती है कि हमारी शादी से पहले मेरी मॉम ने मुझसे एक विल लिखवाई थी। उस विल के मुताबिक तो मैं मेरी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अब मैं उस विल को चेंज करना चाहती हूँ। ये सुनकर हाइन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि होंग मर जाए। हाइन उसे कहता है कि तुम्हें विल अभी नहीं बल्कि जब तुम ठीक हो जाओगी तब चेंज करनी चाहिए। ये सुनकर होंग खुश हो जाती है, क्योंकि हाइन का उसकी विल से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट था। फिर दोनों होटल में आते हैं, तो होंग सोने के लिए अपने रूम में जाने लगती है और जाने से पहले हाइन से कहती है कि तुम जहाँ चाहो सो सकते हो। हाइन को उसकी बात समझ नहीं आती, इसे सोफे पर ही लेट जाता है। कुछ देर बाद उसे होंग की बात समझ आती, तो वो तुरंत उठकर होंग के रूम में जाता है और उसे पूछता है क्या मैं आज से तुम्हारे साथ सो सकता हूँ, जिस पर होंग सोचने की एक्टिंग करने लगती है। हाइन उसे कहता है कि शायद तुम अभी भी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं, तो होंग जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में बुला लेती है। अगली सुबह होंग हाइन को बताती है कि मुझे उस मेडिकल सेंटर से मेल आई है, वो कह रहे हैं कि वो मेरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हाइन उस मेडिकल सेंटर के डॉक्टर के पास जाकर उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने होंग का ट्रीटमेंट ना किया तो मैं तुम पर फ्रॉड का केस कर दूंगा। इस मेडिकल सेंटर ने होंग से $1 मिलियन इसलिए लिया था ताकि वो होंग का ट्रीटमेंट कर सके, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया था। हाइन उन्हें बताता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया था, जिसमें ये भी लिखा गया था कि अगर आपने होंग का ट्रीटमेंट करने से मना किया तो आप पर फ्रॉड का केस किया जाएगा। ये सुनकर वो डॉक्टर डर जाता है, होंग का ट्रीटमेंट करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ योन को हाइन के घर से एक कार्ड मिलता है जो उसी शॉप का था जहाँ हाइन ने हंटिंग ग्राउंड वाली वीडियो का कार्ड रिकवर होने के लिए दिया था। हाइन उस शॉप में जाकर उस आदमी से वो कार्ड ले लेता है, जिस पर ग्रेस हाई को डांटने लगती है, क्योंकि अगर वो हाइन के हाथ लग जाता तो वो सब पकड़े जाते। इससे हमें पता चलता है कि हाई और ग्रेस योन के साथ मिली हुई थी। योन का प्लान क्वींस ग्रुप पर कब्जा करना था, वो कई सालों से इस प्लान पर काम कर रहा था। ग्रेस होंग की मॉम से कहती है कि हाइन को पता चल गया कि उसे होंग की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो जानबूझकर चुल के प्रोजेक्ट खराब कर रहा है, जिससे उनको होंग की मॉम को गुस्सा आता है। दूसरी तरफ चुल चेयरमैन से कोई बात मनवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहे थे। हाई दूर से ये सब देख रही थी। वो चुल को देखकर सोचती है कि ये अब भी अपने बचपन जैसा ही बेवकूफ है। यहाँ 23 इयर्स पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें योन के साथ अनाथ आश्रम में एक बच्ची भी थी, वो बच्ची हाई ही थी। हाई और योन बचपन से ही साथ थे। एक दिन योन चुल को अनाथ आश्रम में फुटबॉल मारता है, जिस पर वो रोने लगता है, तो हाई उसे हौसला देते हुए कहती है कि हम दोनों बड़े होकर शादी करेंगे, जिस पर चुल बड़ा सा मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन हाई ने तभी सोच लिया था कि उसे चुल नहीं बल्कि उसकी दौलत चाहिए, इससे वो योन के साथ मिलकर क्वींस ग्रुप पर कब्जा करना चाहती थी। ग्रेस हाइन और होंग के घर पर न होने का फायदा उठाकर उनके घर की वायर्स ठीक करवाने के बहाने इलेक्ट्रिशियन से हाइन का लॉकर
खुलवा लेती है, जिसमें से उसे डिवोर्स पेपर्स मिलते हैं। इन पेपर्स पर हाइन ने साइन भी किए हुए थे, लेकिन अभी तक होंग को नहीं दिए थे। ये देखकर ग्रेस बहुत खुश होती है। वापस जाने से पहले ग्रेस सीसीटीवी कैमरेज में से अपने यहाँ आने की फुटेज डिलीट कर देती है। हाइन और होंग हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर्स होंग को ऑपरेशन रूम में ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी होंग को एक बच्चा नजर आता है, जिसे देखते ही होंग उसके पीछे भागती है। भागते भागते होंग हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है। इधर हाइन को नर्स होंग के गायब होने के बारे में बताता है, तो हाइन हॉस्पिटल से बाहर जाकर होंग को ढूंढने लगता है, लेकिन उससे कहीं नहीं मिलती। हाइन को रोड पर उसी हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म में एक लड़की गिरी नजर आती, तो वो डरते हुए उसके पास जाता है, लेकिन ये देखकर वो शांत हो जाता है कि वो होंग नहीं थी। उसी वक्त हाइन को होंग नजर आती है, जिसे देखते हाइन हक कर लेता है। होंग को फिर से हेलुसिनेशन हो गया था, जिस कारण उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ जा रही है। होंग को हेलुसिनेशन की वजह से अपना बड़ा भाई नजर आया था, जो 23 ईयर्स पहले मर गया था। होंग हाइन को बताती है कि 23 ईयर्स पहले मैं अपनी फैमिली के साथ एक जजीरे पर गई थी, जहाँ हमारी बोट का एक्सीडेंट हो गया था। इससे मेरे भाई ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसी वजह से उसकी मॉम मुझसे नफरत करती है। होंग को भी इस बात का गिल्ट था कि उसके भाई की जान उसकी वजह से गई थी। हाइन उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि अभी सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। हाइन गार्ड का पूछने के लिए शॉप पर कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर ऑफ था, क्योंकि उस आदमी ने अपनी शॉप हमेशा के लिए बंद कर दी थी। यॉन ग्रेस के साथ चेयरमैन के पास जाता है और उन्हें नेपोलियन की एक पेंटिंग गिफ्ट देता है। ग्रेस चेयरमैन को परेशान करने के लिए कहती है कि यॉन को क्वींस ग्रुप की ओपोनेंट कंपनीज की तरफ से ऑफिस आ रही हैं, जिससे उनके चेयरमैन परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद चेयरमैन को एक और झटका लगता है, जब होंग के डैड उन्हें बताते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। वो चेयरमैन को बताते हैं कि इस बारे में क्वींस ग्रुप के ओपोनेंट्स को भी पता चल गया है, इससे हमारी कंपनी की स्टॉक प्राइसेस भी गिर जाएंगी। ये सुनकर चेयरमैन उस गद्दार को ढूंढने का कहते हैं, जो सबके पीछे था। दूसरी तरफ चेयरमैन की वाइफ जानबूझकर चेयरमैन की टेबल के नीचे लगा ट्रांसमीटर दिखाती है, जिस पर चेयरमैन अपने घर के साथ साथ बाकी सबके घरों को भी छानबीन करवाते हैं। इस छानबीन में हाइन के रूम के दराज से ट्रांसमीटर का रिसीवर मिलता है, जिस पर सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो सब हाइन पर अंधा विश्वास करते थे। यॉन जिसने चेयरमैन को दी जाने वाली पेंटिंग में कैमरास लगाए थे, उसकी मदद से अपने रूम में बैठा ये सब देखकर मजे ले रहा था। इसके अलावा उसने ग्रेस से हाइन के रूम में सीक्रेट कैमरास भी लगवाए थे, जिससे हाइन के घर पर क्या हो रहा था ये सब भी उसे नजर आ रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें हाइन के दराज में से एक डेस्क मिलती है, जिसमें फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की हेड की कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, और इस डेस्क में फ्रॉड के पैसों की सारी लिस्ट मौजूद थी। ये देखकर सबको विश्वास हो जाता है कि हाइन ही उनकी कंपनी का गद्दार है। होंग की मॉम उसको कॉल करके सबके बारे में बताती है, लेकिन होंग विश्वास नहीं करती। वो अपनी मॉम से कहती है कि किसी ने हाइन को फंसाने के लिए ये सब किया होगा, इससे आप हमारे रूम्स की इन्वेस्टिगेशन करवाएं, जिससे पता चल जाएगा कि हमारे रूम्स में कौन कौन गया था। होंग अपना मोबाइल ऑफ कर देती है और हाइन से भी ये कहकर मोबाइल ऑफ करवा देती है कि अगर तुम मेरी फैमिली से तुम्हें कोई कॉल करे तो तुम मत सुनना। अभी हम किसी से चेयरमैन की वाइफ के बारे में बात करवाती तो उसे पता चलता है कि वो अपने फेक नाम के साथ यहाँ रहती थी। वो जब 4 माह प्रेग्नेंट थी तब उसे जेल हुआ था, जेल में उसका बेटा भी पैदा हुआ था। ये सब जानकर भी हम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने सालों से उसके डैड को धोखा दे रही थी। चेयरमैन हाइन के लॉकर भी खुलवा लेते हैं, जिसमें से उन्हें डिवोर्स पेपर्स मिलते हैं, जो देखकर होंग की फैमिली को हाइन पर बहुत गुस्सा आता है। ग्रेस मौके का फायदा उठाकर कहती है कि हाइन का दोस्त यांग क्वींस ग्रुप की ओपोनेंट कंपनी का अटर्नी है, जिसपे सबको विश्वास हो जाता है कि हाइन उन्हें धोखा दे रहा है। इधर हाइन और होंग जर्मनी में एंजॉय कर रहे थे। हाइन होंग के लिए बुके लेकर आता है, लेकिन उसी वक्त होंग को उसकी मॉम एक बच्चा भेजती है, जो हाइन के दराज से मिलने वाले डिवोर्स पेपर्स की थी, जो देखकर होंग का दिल टूट जाता है। हाइन होंग को बुके देता है, लेकिन होंग उन्हें फेंक देती है, जिसपे हाइन हैरान होकर होंग को देखने लगता है। होंग उसे डिवोर्स पेपर्स की पिक्चर्स दिखाकर पूछती है कि ये झूठ नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारे ही साइंस है। हाइन होंग से अब और कुछ नहीं छुपाना चाहता था, इसलिए उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताने वाला था, लेकिन होंग इससे ज्यादा उसकी कोई बात नहीं सुनती। होंग को डिवोर्स पेपर्स देखकर याद आता है जिस दिन होंग ने उसे अपनी बीमारी के बारे में बताया था, उस दिन हाइन के हाथ में कुछ पेपर्स थे। होंग उससे इस बारे में पूछते तो हाइन हाँ कहता है। ये सुनकर होंग और भी दुखी हो जाती है। होंग उससे पूछते कि अब तक तुमने मेरे लिए जो भी किया वो सब झूठ था, जिस पर हाइन उसे कोई जवाब नहीं देता। होटल आकर होंग अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है, तो हाइन उसे रोककर अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन होंग उसे छोड़कर चली जाती है। होंग होटल से सामान लेकर बाहर आती है, तो रोड पर उसकी टक्कर एक ट्रक से होने वाली थी। जब हाइन वहाँ पहुँचता उसे खींच कर पीछे करता है, पर होंग का दिल मोम नहीं होता। अगले दिन हाइन की होंग के डॉक्टर से बात होती है, जो उसे बताता है कि होंग की रिपोर्ट्स के मुताबिक हम अभी उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। होंग हॉस्पिटल से जाने लगती है, तो हाइन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारे साथ रहना किसी नर्क से कम नहीं था। होंग उसे कोई जवाब नहीं देती, तो हाइन उसे और गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि मुझे जब पता चला तुम मरने वाली हो तब मैं बहुत खुश हुआ था। होंग उससे पूछती क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे गुस्से को बर्दाश्त कर सकोगे, जिस पर हाइन उसे कहता है कि तुम जो करना चाहती हो कर लो। यॉन क्वींस ग्रुप के साथ एक रिजॉर्ट बनाने के लिए पार्टनरशिप करता है। इस पार्टनरशिप में क्वींस ग्रुप के इन्वेस्टर्स के 1 ट्रिलियन लग रहे थे। यॉन इस प्रोजेक्ट में जानबूझकर गलतियां निकाल कर इन्वेस्टर्स को अपने साथ काम करने की ऑफर देने वाला था, जिससे क्वींस ग्रुप को नुकसान हो और उनका फ्रॉड सबके सामने आ जाए। इन्वेस्टर्स के पैसे वापस लेने के बाद यॉन अकेला वो
सारा पैसा इन्वेस्ट करके क्वींस ग्रुप के स्टॉक खरीद कर कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनने वाला था। ये सब यॉन ने पहले ही प्लान कर लिया था और अब तो उसके रास्ते का कांटा यानी हाइन भी निकल गया था। होंग और हाइन कोरिया वापस आ गए थे, जहाँ होंग के परिवार को बस इनके डिवोर्स की वजह जाननी थी। होंग कहती कि मैं खुद चेक करूंगी और अगर इस पे फ्रॉड साबित हो गया तो उसे क्वींस ग्रुप से निकाल दूंगी। हाइन यांग से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। यांग कहता है कि होंग चुप करके नहीं बैठेगी, वो तुमसे बदला जरूर लेगी। हाइन कहता है कि मैं यही चाहता हूँ ताकि उसकी अटेंशन अपनी बीमारी से हट जाए। इससे हमें पता चलता है कि हाइन बस होंग की सलामती चाहता है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हाइन जेमिन से मिलने चाहता है तो वो उससे पूछते हैं कि तुमने मेरे रूम में बग्स लगवाए, क्या तुम कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड के साथ मिलकर कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे थे। हाइन जेमिन को कुछ पिक्चर्स दिखाता है जो कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड और एक डायरेक्टर की थी। हाइन उन्हें बताते हैं कि ये दोनों इस फ्रॉड में मिले हुए हैं और इन्होंने ये सब किसी के ऑर्डर्स पर किया था। वो जेमिन को कहता है ये जो भी है वो आपको टारगेट कर रहा है और उसने मेरे यहाँ न होने का फायदा उठाकर मेरे रूम में ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स रखवाए ताकि मुझे अपने रास्ते से हटा सके। जेमिन पूछते हैं वो मास्टरमाइंड कौन है, तो हाइन कहता है कि अभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर जेमिन उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा। इधर यॉन अपने रूम में बैठा हाइन और जेमिन की बातें सुनकर कंपनी के डायरेक्टर को कॉल करके बताता है कि हाइन तुम्हारे पीछे है। हाइन घर आते तो होंग उसे डिवोर्स पेपर दिखाती है जिस पर उसने साइन कर दिए थे। होंग जाने लगती है तो हाइन उसे रोको यॉन से बच कर रहने का कहता है। होंग उसे पूछती है कि तुम्हारा अब मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं, तो हाइन उसे हंटिंग ग्राउंड के कार्ड के बारे में बताता है। होंग उसे कहती है वो मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता, जिस पर हाइन कहते हैं कि मैंने बना दिया तो वो भी बना सकता है। ये सुनकर होंग को फिर से उस पर गुस्सा आने लगता है। अगले दिन ऑफिस में होंग अपनी टीम से हाइन के ऑफिस की सब फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेती है। दूसरी तरफ कंपनी का वो डायरेक्टर जो फ्रॉड में यॉन के साथ मिला हुआ था, ग्रेस के कहने पर कोरिया छोड़कर चला जाता है। वहाँ होंग के घर की कुछ मेड्स यॉन के लिए काम करती थी। वो होंग के रूम की तलाशी लेती है तो उसके डस्टबिन से मिलने वाले एक पेज की पिक्चर यॉन को भेजती है। इस पिक्चर में यॉन को उस हॉस्पिटल का एड्रेस मिलता है जहाँ होंग अपना चेकअप करवाती थी। यॉन समझ आता है कि होंग को कोई बीमारी है, इसलिए वो किसी को कॉल करके उस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी लेने का कहता है। हाइन कंपनी के डायरेक्टर का पता करने के लिए एक वॉच की शॉप पर जाता है जहाँ की मालिकन उसे जानती थी क्योंकि हाइन ने एक बार उसकी मदद की थी। हाइन डायरेक्टर की एक पिक्चर दिखाकर उसकी वॉच के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि ये बहुत महंगी वॉच है और ये सिर्फ 10 लोगों ने खरीदी थी और उसे कुछ दिन में उनकी इन्फॉर्मेशन देने का कहती है। अगले दिन होंग को अपनी टीम की तरफ से हाइन की सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे उसे पता चलता है कि होंग का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं और न ही वो कंपनी के फ्रॉड में शामिल था। होंग उसके बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि हाइन ने कुछ दिन पहले एक फ्लावर शॉप में 3 लाख वॉन खर्च किए थे। होंग उस फ्लावर शॉप में जाती है तो उसे पता चलता है कि हाइन काफी दिनों से एक लड़की के एड्रेस पर फ्लावर्स भेज रहा था जो होंग के स्टोर की ही एम्प्लॉय थी। होंग उस एड्रेस पर जाती है तो वहाँ किसी का फ्यूनरल चल रहा था। होंग को पता चलता है कि उस एम्प्लॉय की मॉम काफी दिन बीमार रहने के बाद मर गई थी और हाइन होंग के नाम से इस एम्प्लॉय को फ्लावर्स भेज रहा था। होंग उस एम्प्लॉय से मिलकर जाने लगते लेकिन तभी वहाँ हाइन आ जाता है। उसे देखकर होंग कहती कि मेरे साथ ये दिखावा करना बंद करो और जब मैं कहूँ तो मेरी लाइफ से दफा हो जाना। होंग यॉन से मिलती है जो उसे बताता है कि हरमन हमारे साथ डील करने के लिए तैयार है। होंग उस पर शक होने लगता है तो वो उससे पूछते है कि तुमने मेरी इतनी मदद की लेकिन तुमने कोई फेवर नहीं मांगा। ये सुनकर यॉन उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे फेवर देना ही है तो हाइन को डिवोर्स दे दो क्योंकि मैं उसकी जगह लेना चाहती हूँ। इससे पहले हाइन गुस्से में वहाँ से जाती उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। होंग यॉन पर कुछ भी शो नहीं करना चाहती थी, इससे खुद को संभालते हुए बाहर आती है पर दवाई उसके बैग में नहीं थी क्योंकि यॉन ने पहले ही उसके बैग से दवाई निकाल ली थी। हाइन यांग से यॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का कहता है। यांग उसे बताता है कि यॉन को 13 इयर्स की एज में विदेश के कपल ने गोद लिया था। यॉन असल में जेमिन की गर्लफ्रेंड सियोल का वो बेटा था जो जेल में हुआ था। सियोल ने 23 इयर्स पहले यॉन को क्वींस ग्रुप के अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था और खुद जेमिन की केयरटेकर बनकर उनके साथ रहने लगी थी। सियोल ने 23 इयर्स में जेमिन का भरोसा जीत लिया था और अब वो अपने बेटे के साथ मिलकर अपने प्लान पर काम कर रही थी ताकि क्वीन ग्रुप की फैमिली को इस घर से निकाल कर यॉन के साथ सुकून से यहाँ रह सके। हाइन घर आता है तो उसे होंग घर के बाहर एक कैट के पास बैठी नजर आती है। हाइन देखता है इतनी तेज बारिश में भी होंग मजे से बैठी हुई थी। हाइन उसके पास आकर उससे अपना कोट पहनाता और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन होंग का बिहेवियर बहुत बदला हुआ था। वो हाइन को बताते कि मैं जर्मनी जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाकर ठीक हो सकती हूँ, जिस पर हाइन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि होंग का कुछ घंटों की नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों की बातें भूलने लगी थी। हाइन इसकी बातें सुनकर रोने लगता है तो होंग उसकी आंखें साफ करके रोने का कारण पूछती है, जिस पर हाइन उसे हक करके फिर से रोने लगता है। हाइन उसे सब याद करवाता है जो सुन के होंग परेशान हो जाती है। फिर हाइन उसे डिवोर्स वाली बात भी
बताता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला था, जिस बारे में तुम्हें जर्मनी में पता चला था। वो होंग से कहता है कि उसके बाद से हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन होंग उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक तो मेरे सामने जिंदा ना खड़े होते, इससे आइंदा मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक मत करना। हाइन उसे याद करवाता है तो होंग को उसकी वो बातें याद आती हैं जो हाइन उसे गुस्सा दिलाने के लिए जर्मनी में कही थी। ये याद आते ही होंग उसे कहते कि मुझे याद आ गया, तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। वो हाइन से कहते कि मैं जानती हूँ तुम मुझे तकलीफ में देखकर बहुत खुश हो, जिस पर हाइन कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन होंग उससे कहते कि मुझे अब डिवोर्स चाहिए, जो सुनकर हाइन उदास हो जाता है। अगले दिन हाइन अपने डिवोर्स अटर्नी और यांग के साथ होंग के ऑफिस जाता है, जहाँ होंग अपने अटर्नी विंसेंजो के साथ अंदर जाता है। विंसेंजो कोई और नहीं, कोरिया के एक फेमस सीजन का हीरो है, जिसके बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। यांग हाइन को डराते हुए विंसेंजो के बारे में बताते हैं कि विंसेंजो इटली की एक फेमस फैमिली का सबसे छोटा वारिस है और ये एक माफिया का बॉस भी है जो बहुत खतरनाक है। यांग हाइन को कहता है कि विंसेंजो सिर्फ गन की जुबान में बातें करता है, मुझे विश्वास है कि होंग ने विंसेंजो को तुम्हें मारने के लिए ही बुलाया है। ये सुनकर यॉन की हालत पतली हो जाती है और वो खुद को विंसेंजो के सामने गन पॉइंट पे इमेजिन करने लगता है, जिसमें विंसेंजो से कह रहा था कि तुमने मेरी क्लाइंट को धोखा दिया है, जिसकी कम से कम सजा मौत है। इससे पहले कि हाइन अपने फ्यूनरल के बारे में भी सोच लेता, तभी उन्हें अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अंदर ना जाते तो होंग विंसेंजो के साथ मिलकर ना जाने उनका क्या हाल करती। उनके अंदर जाते ही विंसेंजो अपना सूटकेस खोलता है, जो देखकर वो दोनों डर जाते हैं। लेकिन विंसेंजो जब उसमें अपने बनाए हुए डिवोर्स पेपर्स निकाल कर उन्हें दिखाता है तो उन्हें सुकून का सांस आता है। विंसेंजो अपना टैब निकाल कर उन्हें डिवोर्स की रीजंस बताने लगता है। वो कहता है कि दोनों मसरूफ होने के कारण एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, जिस पर यांग कहता है कि दोनों रहते तो एक ही घर में है। ये सुनकर विंसेंजो उसे घूरने लगता है तो यांग डरकर अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि विंसेंजो छोटी सी गलती पर उन्हें शूट कर देगा। हाइन विंसेंजो से कहता है कि तुम जो भी रीजन लिखना चाहो लिख सकते हो, तो विंसेंजो से कहता है कि बाद में पछताना मत, लेकिन हाइन के पास तो पछताने के लिए कुछ था ही नहीं। हाइन और होंग का डिवोर्स फाइनल हो गया था। रात को ऑफिस से वापस जाते हुए होंग रास्ते में एक पार्क में रुकती है, वहाँ बैठकर हाइन की फोटोज देखने लगती है, जो देखकर वो उदास हो जाती है क्योंकि वो हाइन को मिस कर रही थी। वो हाइन की वीडियोस देखकर उन जगहों पर जाती है जहाँ हाइन जाता था। वो एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ हाइन हमेशा खाना खाने जाता था, लेकिन उसे वहाँ अपनी पिछली टेबल पर हाइन भी यांग के साथ बैठा नजर आ जाता है, इसलिए वो पार्टीशन के पीछे छुपकर बैठ जाती है। यांग हाइन से कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम्हारी डिवोर्स हो गई, इस शादी की वजह से तुम हमें भी नहीं मिलते थे और होंग की फैमिली की एक कॉल पर तुम्हें उनके पास जाना पड़ता था। हाइन कहता है कि मैं वही लाइफ जीना चाहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा होंग के साथ ही रहना चाहता था। ये सुनकर होंग इमोशनल हो जाती है। हाइन का असिस्टेंट भी यॉन के लिए काम करता था, वो यॉन को कॉल करके उन टैबलेट्स के बारे में बताता है जो यॉन ने होंग के बैग से निकाल ली थी। वो यॉन को बताता है कि ये टैबलेट्स ब्रेन ट्यूमर को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। ये सुनकर यॉन अपने गले में पहने लॉकेट को देखने लगता है। 23 इयर्स पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें होंग अपनी फैमिली के साथ अनाथ आश्रम आई हुई थी, तो उस पर जर्मन शेफर्ड ने हमला कर दिया था। यॉन ने होंग को शेफर्ड से बचाया था, जिस कारण होंग का लॉकेट वहाँ गिर गया था और यॉन ने तब से उस लॉकेट को अपने गले में पहना हुआ था। प्रेजेंट में यॉन होंग को ड्राइवर को कॉल करके उसकी लोकेशन पूछता है, लेकिन तभी उसे होंग टैक्सी से उतरती नजर आती है। वो होंग से पूछता है क्या हाइन अब भी क्वींस ग्रुप में काम करेगा, जिस पर होंग कहती है कि ये उसकी मर्जी है, लेकिन कंपनी को उसकी जरूरत है। यॉन उसकी बात सुनकर मन ही मन में जल जाता है और होंग से कहता है कि कंपनी के साथ तुम्हें भी इस वक्त सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। होंग उसे कहते हैं कि तुमने जो हामिन के साथ मेरी डील करवाई थी मैं वो नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने तुम्हें यूज किया था। फिर होंग उसे बताते कि मैंने हाइन को इससे डिवोर्स दिया क्योंकि उसे मेरी फैमिली में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था जो मुझे बुरा लगता था। ये सुनकर यॉन को हाइन पर बहुत गुस्सा आता है। इधर हाइन को वॉच शॉप की मालिकिन उन 10 लोगों की इन्फॉर्मेशन देती है, जिनमें से एक चेयरमैन की वाइफ थी और बाकी बाहर के लोग थे जिन्होंने ये कीमती डायमंड वॉच खरीदी थी। हाइन हैरान होकर सोचता है कि सियोल ने 10 साल पहले ये वॉच किसके लिए खरीदी होगी। दूसरी तरफ यॉन को देखें तो उसने वही डायमंड वॉच लगाई हुई थी जो उसकी मॉम ने उसके लिए 6 साल पहले खरीदी थी। यॉन होंग का पीछा कर रहा था। अचानक यॉन की कार के आगे हाइन की कार आकर रुकती है और दोनों अपनी कार में से बाहर निकलते हैं। हाइन उससे पूछता है कि तुम ऑफिस से होंग का पीछा क्यों कर रहे हो। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हाइन अपने असिस्टेंट को यॉन से बात करते सुन लेता है, जब वो यॉन को होंग की टैबलेट्स के बारे में बता रहा था। हाइन उसके पास जाता है तो वो हाइन को सब कुछ बता देता है कि मैं यॉन के लिए काम कर रहा हूँ। प्रेजेंट में यॉन उसे कहता है कि अब वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, इससे तुम्हें उसकी चिंता की जरूरत नहीं, जिस पर हाइन उसे कहता है कि अगर तुमने होंग को नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर यॉन उसे डांट मारते हुए कहता है कि तुम होंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो करो, लेकिन इनमें तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। यॉन वहाँ से जाने लगता है तो हाइन को उसके हाथ में वही डायमंड वॉच नजर आती है। ये देखकर वो यॉन और सियोल के बीच रिलेशन का पता चलाने की कोशिश करता है। यॉन ट्रुल से मिलता और उसे बताता है जिस जगह हम रिजॉर्ट बनाने वाले थे वहाँ मौजूद मिलिट्री वालों ने अपना बेस हटाने से मना कर दिया है। ये सारा यॉन का ही प्लान था। ये
सुनकर चुल को पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। उधर चेयरमैन को इस बारे में पता चलता है तो वो चुल को कॉल करते हैं, लेकिन चुल में उनकी कॉल सुनने की हिम्मत नहीं थी, इससे वो कॉल काट देता है। चेयरमैन उसके सेक्रेटरी को कॉल करके चुल को तुरंत घर आने का कहते हैं। खुद को मुश्किल में देखकर चुल हाइन के पास जाकर उसके मस्के लगाने लगता है और उससे मदद मांगता है तो हाइन मान जाता है। यॉन रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट वाली न्यूज मीडिया में दे देता है, जो चेयरमैन भी टीवी पर देख लेते हैं। वो बेसब्री से चुल का इंतजार कर रहे थे। जो घर आता है चेयरमैन को बताता है कि मुझे इसका हाल मिल गया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हाइन चुल को लेकर उसकी मिलिट्री बेस में मीटिंग के लिए गया था और मिलिट्री से बात करके उन्हें बेस वहाँ से हटाने के लिए मना लेता है। अगले दिन चुल कंपनी में इन्वेस्टर्स को इस बारे में बताता है, लेकिन एक इन्वेस्टर चुल से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड के बारे में पूछते हैं, जिस पर चुल परेशान हो जाता है। मीटिंग के बाद यॉन चुल को हाइन के खिलाफ भड़काते हुए कहता है कि हाइन जानता था कि अगर इन्वेस्टर्स को इस बारे में पता चले तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे। चुल कहता है कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, जिस पर यॉन कहता है कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं कंपनी में 1 ट्रिलियन वॉन की इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। चुल एक बार फिर से यॉन की बातों में आ गया था। दूसरी तरफ हाइन को भी पता चल जाता है कि यॉन अकेला ही कंपनी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिससे वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। यॉन नया कॉन्ट्रैक्ट बनाकर चुल के साथ चेयरमैन के पास जाता है। चेयरमैन उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने वाले थे जब वहाँ हाइन आकर उन्हें बताता है कि ऐसा करने से अगर रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट में कोई लॉस हुआ तो आपकी कंपनी के सारे शेयर्स यॉन को मिल जाएंगे। चेयरमैन को सोल की बात याद आती है, जिसने उन्हें कल ये बताया था कि मुझे एक शामन ने बताया कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी अमाउंट की ऑफर लेकर आए तो वो एक्सेप्ट कर लेना। सोल ने ये भी कहा था कि अगर आपको ऐसा करने से कोई रोकेगा भी, लेकिन आपने उसकी बात नहीं सुननी। उससे पहले भी अपनी तरफ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा करके उनके लिए शामन के नाम लेकर हल बता देती थी। चेयरमैन को सोल पर विश्वास था, इससे वो हाइन से कहते हैं कि तुम्हें मैंने 3 मौके दिए हैं, लेकिन तुमने तीनों साया कर दिए, इससे अब मेरे घर से निकल जाओ। वो यॉन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। हाइन ऑफिस आता है तो अपना आईडी कार्ड यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका आईडी नहीं चल रहा था। उसे पता चलता है कि उसका कार्ड बंद कर दिया गया था। तभी वहाँ चेयरमैन की सिक्योरिटी टीम उसे वहाँ से निकल जाने का कहती है, लेकिन इसी बीच होंग वहाँ आती है, सिक्योरिटी टीम को वहाँ से भेज देती है। फिर होंग हाइन को लेकर लिफ्ट में जाती है और उसे कहती है कि अगर ये लोग तुम्हें कंपनी से निकालना चाहते हैं तो तुम्हें बदले में उनसे कुछ मांगना चाहिए। हाइन कहता है कि वो मुझे बिना किसी लीगल रीजन के नहीं निकाल सकते। तो होंग पूछती है कि तुम यहाँ रहकर अपनी इंसल्ट क्यों करवाना चाहते हो। हाइन कहता है कि मैं यही काम करना चाहता हूँ, जिस पर होंग समझ जाती है कि वो उसकी वजह से कंपनी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वो हाइन से कुछ नहीं कहती। हाइन कंपनी से बाहर आकर ब्योम के पास जाता है, जिसने उसे मिलने बुलाया था। वो हाइन को डांटते हुए कहती है कि तुम होंग को छोड़कर क्यों जा रहे हो। तो हाइन कहता है कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, बल्कि यहीं रहकर पता चलाऊंगा कि किसने चेयरमैन के रूम में बग्स लगाकर मुझे फंसाने की कोशिश की है। ये सुनकर ब्योम उसे कहती है कि मुझे किस पर शक है। फिर वो हाइन को सियोल की असलियत बताती है कि वो पिछले 30 सालों से हमारी फैमिली में फेक आइडेंटिटी के साथ रह रही है और उसका एक बेटा भी है। हाइन ब्योम के साथ मिलकर सियोल और यॉन के बारे में पता चलाने के लिए उस आदमी के पास जाता है, जिसने ब्योम को सियोल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। वो उन्हें बताता है कि सियोल ने जिस बेटे को जेल में जन्म दिया था उसे अनाथ आश्रम भेज दिया था, और ये वही अनाथ आश्रम था जो क्वींस ग्रुप का था, और ये उसी हंटिंग ग्राउंड के पास था। हाइन और ब्योम उस हंटिंग ग्राउंड के केयरटेकर से मिलने जाते हैं तो उसकी वाइफ उन्हें बताती है कि एक आदमी हमारा डॉग खरीदना चाहता था जो बिल्कुल उस बच्चे जैसा था जो हमने अनाथ आश्रम में भी देखा था। केयरटेकर बताता है कि उस बच्चे ने अनाथ आश्रम में एक डॉग को भी मारा था। ये वही डॉग था जिसने होंग पर हमला किया था, तो यॉन ने होंग को बचाया था। उस डॉग के मालिक ने यॉन को अनाथ आश्रम में डॉग को मारने पर मारा था, जिस पर यॉन ने गुस्से में उस डॉग को ही मार दिया था। केयरटेकर बताता है कि यॉन मुझे बिल्कुल उस बच्चे जैसा लगता है। हाइन को यांग की बात याद आती है, जिसने यॉन के बारे में उसे यही इन्फॉर्मेशन दी थी। इधर चेयरमैन ने अपना पावर ऑफ अटर्नी सियोल के नाम कर दिया था, क्योंकि उसने चेयरमैन का भरोसा जीतने के लिए कहा था कि अगर फ्रॉड के केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए आपकी जगह कोई जेल नहीं जाएगा तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर चेयरमैन उस पर फिदा ही हो गया था। पावर ऑफ अटर्नी सियोल के नाम करने से वो अब उनके लिए कंपनी के अंदर किसी भी तरह के डिसीजन ले सकती थी। चेयरमैन नहीं जानते थे कि सियोल अब अपना असल रंग दिखाने वाली थी। चेयरमैन का आज बर्थडे था, इसे सब कुछ सियोल ही देख रही थी। ब्योम उसके हाथ में एक रिंग देखती है तो उसे लेकर चेयरमैन के पास जाती है। उनसे कहती है कि आप मेरी मॉम की रिंग इसे कैसे पहना सकते हैं। वो चेयरमैन को सियोल की असलियत बताती है, लेकिन वो विश्वास नहीं करते। ब्योम सियोल के बाल खींचने लगती है, जिस पर चेयरमैन उसे थप्पड़ मारकर अपने घर से निकाल देते हैं। ब्योम टोक्यो के लेबोरेटरी जाती है, जहाँ उससे सियोल का बाल उतार लिया था, साथ ही यॉन के रूम से भी उसका हेयर ब्रश उठा लिया था। वो ये दोनों चीजें डीएनए टेस्ट के लिए देती है। तभी वहाँ हाइन भी आ जाता है, जो ब्योम को उदास देकर उसे तसल्ली देता है। चेयरमैन की बर्थडे सेरेमनी शुरू होती है, लेकिन ग्रेस घर के सब कैमरास बंद करवा देती है। फिर घर के पिछली साइड पर एक वैन आती है, जिसमें बहुत सारा सामान भरा जाता है। दूसरी तरफ हाई एयरपोर्ट जाती है और अपना मोबाइल ऑफ करके डस्टबिन में फेंक कर अपने बेटे के साथ प्लेन में बैठकर विदेश चली जाती है। उधर हाइन और ब्योम को 12 घंटे बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मिलती है, जिसके मुताबिक यॉन सियोल का ही बेटा था। चुल को बर्थडे में हाई और अपना बेटा नजर नहीं आते, तो वो अपने रूम में आता है, जहाँ हाई उसके लिए एक लेटर छोड़ गई थी। ये पढ़ने के बाद चुल बाहर आकर हाई और अपने बेटे को आवाज़ें देने लगता है, लेकिन वो तो यहाँ थी ही
ही नहीं। जोल को कार चलाना नहीं आती थी, इसलिए वो अपनी साइकिल पर बैठकर उन्हें ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो गिर जाता है तो वहीं बैठकर रोने लगता है। जेमन सियोल के साथ चेस खेल रहे थे जब उन्हें ब्योम के नंबर से हाइन कॉल करके यॉन और सियोल के डीएनए टेस्ट के बारे में बताता है। वो जेमन को बताता है कि यॉन ने कंपनी के बहुत सारे डायरेक्टर से लीगली उनके शेयर्स खरीद लिए, जिसके मुताबिक वो कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स का मालिक बन गया है। लेकिन अगर वो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें तो यॉन अपनी चाल में कामयाब नहीं होगा। ये सुनकर जेमन की तबीयत खराब होने लगती है, जो देखकर सियोल कहती है कि ड्रग्स ने काम कर दिखाया। सियोल ने उनके चेस्ट पीसेस पर ड्रग्स लगाया था। जेमन खेलते हुए बाबर अपनी नाक को टच कर रहे थे, जिस कारण वो ड्रग जेमन के पूरे शरीर में फैल गया था और अब कुछ ही देर में उनका शरीर पैरालाइज होने वाला था। जेमन के बेहोश होने से पहले सियोल एक पेज पर उनका फिंगरप्रिंट लेती है, जिसके मुताबिक वो जेमन की लीगल गार्डियन बन गई थी। जेमन इस ड्रग के कारण कोमा में चले गए थे। अब उनकी जिंदगी का फैसला सियोल के हाथ में था। वो जेमन को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ के सारा स्टाफ उसके लिए ही काम करता था। जेमन की फैमिली को इस बारे में पता चलता है तो वो हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ उन्हें बताया जाता है जेमन को हार्ट अटैक आया था। हॉस्पिटल का स्टाफ उन्हें जेमन से नहीं मिलने देता। उन्हें बताता है कि जेमन की पावर ऑफ अटर्नी और लीगल गार्डियन सियोल है, जिसका सबूत भी वो जेमन की फैमिली को दिखा देते हैं। ये सब सुनकर ब्योम चलाने लगते तो वो उसे कहती कि अपने ड्रामे बंद करो और मुझे वो करने दो, जेमन ने मुझे कहा था। ब्योम उसे कहती कि ये सब तुम जेमन के कहने पर नहीं बल्कि अपने बेटे यॉन के कहने पर कर रही हो, जिस पर सब शॉक्ड हो जाते हैं। अब सियोल को कोई खतरा नहीं था, इससे वो भी एक्सेप्ट कर लेती है कि यॉन मेरा ही बेटा है। यॉन जेमन के कोमा में जाते ही इस मौके का फायदा उठाकर अपना असली चेहरा दिखाकर रिजॉर्ट वाला प्रोजेक्ट बंद करवा देता है। ये बंद करवाने से वही होता है जो हाइन ने कहा था। जेमन के आधे से ज्यादा शेयर्स यॉन को मिल जाते हैं। कंपनी के 31% शेयर्स भी यॉन के नाम हो जाते हैं। यॉन कंपनी में एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें वो क्वींस फैमिली को कंपनी से निकालने का प्रपोजल रखता है, जिस पर 70% लोग उसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रिजॉर्ट वाला प्रोजेक्ट बंद होने के बाद से लोगों का विश्वास क्वींस ग्रुप पर से खत्म हो गया था। कुछ ही दिनों में क्वींस फैमिली में फ्रॉड के केस के लिए इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाती है, लेकिन क्वींस फैमिली कहाँ गायब थी कोई नहीं जानता था। कुछ दिन बाद हाइन अपने होम टाउन जाता है। वो अपनी कार से बाहर निकलता है तो उसकी बहन उसे देखते ही होंग की फैमिली को बुरा भला कहने लगती है। तभी कार में होंगर्स की पूरी फैमिली बाहर आती है, जिन्हें देखकर हाइन की फैमिली हैरान हो जाती है। क्या हाइन होंगर्स की फैमिली की मदद करके उन्हें इस मुश्किल से निकालेगा या खुद भी किसी मुश्किल में फंस जाएगा? क्या यॉन क्वींस ग्रुप पर कब्जा करने का ख्वाब पूरा कर लेगा? हाइन और होंग की किस्मत उन्हें दोबारा मिला देगी या हमेशा के लिए दोनों दूर हो जाएंगे? ये सब जानने के लिए देखिए इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।